जाता है, सुकून कल्ब आता है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब किया है, जिसका 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना इजलास के दौरान मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, जबकि लॉकडाउन में नरमी या ख़त्म करने पर हतमी मुशावरत भी की जाएगी। काबीना इजलास में एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, जबकि काबीना छोटा कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर भी बात करेगी। काबीना को मकामी तौर पर तैयार करदा मास्क, सैनिटाइजर्स और हिफाजती आलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा का फैलाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज़ हलाकतों और मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इदादो शुमार के मुताबिक वबा में मुब्तला मरीजों की तादाद 20,186 जबकि हलाकतें 462 हो चुकी हैं। अब तक मुल्क भर में 2,03,25 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,716 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 981 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना अज खुद नोटिस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी चीज़ में शिफाफियत नहीं है, लगता है सारे काम कागज़ों की हद तक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस की अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि किट्स पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। मास्क और ग्लव्स के लिए कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे? थोक में 2 रुपये का मास्क मिलता है, लेकिन अरबों रुपए किस बात के खर्च किए जा रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी सेहत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इदारे क्या काम कर रहे हैं। अबू धाबी से आने वाली परवाज़ EY321 के 100 से ज़ायद मुसाफिरों में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। परवाज़ 28 अप्रैल को 200 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जदीद खुदकार स्कैनर के ज़रिए स्क्रीनिंग का अमल किया गया। SOPs के तहत महकमे सेहत की टीम ने तमाम मुसाफिरों को करंतना मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। हलाकतों की तादाद 2,48,285 हो चुकी है, जबकि 35,66,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन 2021 से कबल ही तैयार कर लेगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने चीन पर कोरोना वायरस की वबा में शिद्दत का ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि इसके पास दुनिया पर नाजिल होने वाली इस आफत को रोकने का मौका था, लेकिन इसने मालूमात छुपाने और गुमराह करने की कोशिश की। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि रवां साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। किसी और मुल्क ने वैक्सीन बनाई तो खुशी की बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पूरे अमेरिका में सितंबर तक खोलने बल्कि कोरोना के खात्मे के दिन का भी बता दिया और बताया कि अगला साल अमेरिकी मईशत के लिए गैर मामूली तिजारत का साल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सितंबर तक पूरे मुल्क के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात खोल दी जाएंगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने कैनेडियन हममनसब जस्टिन ट्रूडेो के साथ टेलीफोनिक राबिता करके कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरान गुफ्तगू कोरोना वबा से होने वाली कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और कहा कि इस आफत से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अशद ज़रूरत है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वायरस के साथ दोहरे चैलेंजेस का सामना है। हमारे लिए वबाई मर्ज पर काबू पाने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगियों को बचाना भी तरजीहात में शामिल है।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کرونا پر سیاست کرنا ایک المیہ ہے۔ پاکستانی قوم منفی سیاست کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن رہنما ذہن نشین کر لیں کہ عوام کی خدمت کھوکھلے نعروں سے نہیں ہوتی، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کرونا وبا میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے بجٹ 2020 کی تیاری شروع کر دی۔ کرونا وبا کے باعث ملکی میں تاریخی کمی کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی ہے۔ زراعت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ میں سیلز ٹیکس کی شرح 5% تک لانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اسی طرح بجٹ میں سیمنٹ، سریا اور اینٹوں کے بھٹوں پر بھی زیر بحث بات چل رہی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثاجات اور منی لانڈرنگ کیس میں قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف نیب لاہور کے روبرو پیش ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق صدر مسلم لیگ نون سخت حفاظتی انتظامات میں نیب کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پہ لیگی کارکنان نے نیب اور حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ اس سے قبل ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے تصدیق کی تھی کہ کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر میاں محمد شہباز شریف آپ نیب میں پیش ہوں گے۔ لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے شہباز شریف کی قوت مدافعت میں کمی کے باعث گھر سے نہ نکلنے کی تاکید کی تھی۔ کرونا وائرس کے باعث اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ عباس کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، جبکہ آشیانہ اقبال کیس میں احد چیمہ کی عدم پیشی کے باعث گواہوں کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ آشیانہ اقبال سکینڈل کیس میں فواد حسن فواد، بلال کادوائی اور شہباز شریف کے پلیڈر چودھری نواز ایڈوکیٹ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ جوڈیشل ملزمان کی جیلوں سے پیش نہ کیا گیا۔ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں ملزمان کو پیش نہ کرنے کی رپورٹ پیش کر دی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد پاکستان اور بھارت کا چہرہ بھی دنیا کے سامنے آیا ہے۔ یہاں مشکل کی اس گھڑی میں سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وائرس سے معیشت سمیت ہر شعبے سے وابستہ افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر مودی اقلیتوں کے حوالے سے انتہائی خود غرض نظر آ رہا ہے، جبکہ قائد اعظم کے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم سعودی عرب کے پلیٹ فارم سے آن لائن میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے پلیٹ فارم سے منعقدہ عالمی آزادی صحافت کے حوالے سے آن لائن میٹنگ کے مہمان خصوصی کونسلر جدہ محمد خالد نے کی۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پہ دنیا بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بلا شبہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور آئینہ ہوتے ہیں، جس کی بدولت معاشرے کی تکمیل اور اس میں معاشرتی ناسور کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.17 سستا ہو کر ₹159 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ڈالر اپنی بلند ترین سطح سے ₹8.89 سستا ہو گیا۔ 7 اپریل کو ڈالر ₹167.89 پر ٹریڈ ہوا۔ روپے کی قدر میں اب تک 5.2% کا اضافہ دیکھنے میں نظر آیا۔ خبر شامل کریں کراچی سے، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے شہر میں کل سے ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اس دوران پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے۔ چیف میٹ کا کہنا ہے کہ 5 سے 8 مئی تک ہیٹ ویو کے دوران دن بھر گرم اور خشک ہواؤں کا بسیرا جاری رہے گا، تاہم شام ہوتے ہی سمندری ہوائیں بھی بحال ہونے کی امید ہے۔
यहाँ वक्त हुआ है इलाकाई खबरों का। रुख करें गुजरांवाला का। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। टाइगर फोर्स के नौजवानों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इसी हवाले से बात करेंगे हाफिज़ लुकमान से। जी हाफिज़ लुकमान, बताइएगा कि टाइगर फोर्स अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां निभाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी आज कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। गुजरांवाला के हवाले से बात करें तो ज़िला भर में जो 28,630 जो शहरी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जो कि आज पहले मरहले में 800 से ज़ायद जो शहरी हैं उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद उमर कुरैशी जो टाइगर रिलीफ फोर्स के जो फोकल पर्सन है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा सर, ये कितने मरहले में ये काम जारी रहेगा और जो सा क्या क्या जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है इनको? इसमें इस तरह है कि सबसे पहले तो बात यह है कि ये वॉलंटियर्स का जो इतना ज़्यादा रिस्पांस आया है, ये मैं समझता हूँ कि एक जिंदा कौम की निशानी है और लोग वॉलंटियरली रज़ाकाना तौर पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं संजीदा किस्म के माहौल में, जबकि सरकारी लोग भी हेजिटेट करते हैं। ये सब लोग बड़े जज्बे के साथ आज यहाँ पर आए हैं और इनका हमारा काम ये हर किस्म की रेजिस्टेंस करनी, चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो, चाहे वो राशन की तकसीम है, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स में इनकी ज़रूरत है, या सिविल हॉस्पिटल या DHQ हॉस्पिटल में ये मुख्तलिफ़ किस्म को गाइड करने के लिए ख़वातीन और जेंट्स दोनों ने जिस तरीके से आज किया है, इंशाअल्लाह ताला हम ये जितने भी प्रॉब्लम है इनको मीट करने में बड़ी आसानी होगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि जो रज़ाकार जो फोर्स है ये क्वारंटीन सेंटर और जो कोरोना वायरस से ज़्यादा जो इलाके हैं जो सील कर दिए गए उधर वहाँ पर जो लोगों में राशन तकसीम करेंगे। और साथ ही साथ देखा गया है कि नौजवानों में काफ़ी जज्बा पैदा हुआ है और उसने एक कौम होने का सबूत दिया है। जी लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि विहाड़ी के शहरी कोरोना को शिकस्त देने लगे हैं। इस वक्त विहाड़ी में बनाया जाने वाला आइसोलेशन वार्ड में तमाम मौजूद मरीज़ सेहत याब होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे तहसीनुर रहमान से। जी तहसीन, बताइएगा कि शहरियों ने सेल्फ आइसोलेशन को कैसे कामयाब बनाया? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल विहाड़ी में। अगर बात की जाए कोरोना के हवाले से तो इस वक्त DHQ अस्पताल विहाड़ी में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं है। मेरे साथ इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक मौजूद है। सर बताइएगा कि कोरोना के हवाले से इस वक्त टोटल कितने मरीज़ आए थे और आप इस वक्त हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशी की बात है कि जी इस वक्त विहाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लोकल मरीज़ जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हमारे पास 76 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो सारे के सारे जो थे वो तबलीगी जमात के से थे, हमारा लोकल कोई नहीं था। उनमें एक नज़ीर साहब थे जो कि उनकी नुसरत करने के लिए गए थे और वो पॉजिटिव हुए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नेगेटिव हो चुके हैं। और इस वक्त हमारे बिहाड़ी में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है और इसके साथ साथ हमारा जो फील्ड हॉस्पिटल है वो फंक्शनल हो चुका है, 100 बेड पर मुश्तमिल है। वहाँ पर हमने तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल के लिए वो प्रोवाइड कर दी हैं, इवन कि अल्ट्रासाउंड तक हमने वहाँ प्रोवाइड की हुई है, कार्डियक मॉनिटर हैं। और इसके अलावा हमारा HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसमें कि 5 वेंटिलेटर जो कि फंक्शनल हालत में मौजूद हैं। और इसी तरीके से हमारी तहसील मेलसी और बुरेवाला में भी जो है वो फील्ड हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया इस वक्त तकरीबन 76 के करीब जो मरीज़ वो DHQ अस्पताल में दाखिल हुए, अब जो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी तादाद कितनी है? वो इस वक्त जो हमारे पास तकरीबन 4 के करीब पेशेंट पड़े हुए हैं जी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे जल्दी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताना था कि DHQ अस्पताल में इस वक्त 4 मरीज़ जो हैं वो सस्पेक्टेड केसेस के साथ मौजूद हैं, लेकिन उनमें कोई भी खतरे की बात नहीं है। जी तहसीन, आपका बहुत शुक्रिया। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि पत्तोकी में भी रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोरी उरूज पे पहुंच चुकी है। पहले फलों और फिर अशिया खुरनोश की कीमतों में 100% इजाफा देखा गया और अब खुश्क मसाला जात की कीमतें भी आसमां को छूने लगी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शेख इमरान से। जी शेख इमरान, बताइएगा कि मुतल्लिका महकमे इन मुनाफाखोरों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता सालों की
तरह इस साल भी माह मुक़द्दस में जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे रोज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस माह मुक़द्दस में जो है कुछ मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अगर बात करें सुर्ख मिर्च की, तो इसका रेट सुनकर जो है चेहरा सुर्ख हो जाता है। जो शोबान के महीने में ये सुर्ख मिर्च तकरीबन 150 से लेकर 200 रुपए में फरोख्त की जा रही थी, लेकिन जैसे ही माह मुक़द्दस आया है इसकी कीमत में जो है होशरुबा इजाफा हो गया है और वही सुर्ख मिर्च जो है रमजान मुबारक में 500 रुपए से लेकर जो है वो 600 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो है हंडिया में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी अज्जा जिसमें जीरा, काली मिर्च और खुश्क धनिया, उसकी कीमतों को भी पर लगे हैं, जिससे रोज़ादार शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने जो है इनिशिएटिव भी लिया है और मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ जो है जुर्माने भी उनको आयद किए गए हैं, लेकिन जो नाकाफी हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम में है। बड़े कारोबारी मराकज बंद होने की वजह से महंगाई के इस तूफान का बिल्कुल सामना नहीं किया जा रहा, रोज़ादार इंतहाई तकलीफ में है और शहरियों का यही कहना है कि मकामी इंतजामिया जो है इस हवाले से भी एक्शन ले और इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो कि माह मुक़द्दस में मुनाफाखोरी में मसरूफ़ अमल है। जी शेख इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब कुछ बात की जाए बुनियादी मसले पानी की, तो जैकबाबाद की आवाम भी इस सहूलत से महरूम है और USAID की जानिब से बनाए गए अरबों रुपए के मेगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बेफ़ायदा हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद खरल से। जी जाहिद, बताइएगा कि जो आवाम की सहूलियात के लिए लाखों और अरबों रुपए के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? जी बिल्कुल, बात की जाए इस टाइम मौजूद है शाही बाजार में, जहाँ पर मीठे पानी का बहुत मसला पैदा हो रहा है और शहर में जो है पुलिस की नाजायज़ी जारी है। हमारे साथ शहीद भुट्टे के ज़िला सदर नदीम कुरैशी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाजी, ये शहर में जो मसला कर रहा है पानी का भी और बहुत इशू भी है, क्या देख रहे हैं अभी शहर के लॉकडाउन के हवाले से? ये देखें, एक लॉकडाउन है, कोरोना वायरस, और यहाँ तो हमारी इंतज़ामिया शायद उनको कोरोना वायरस की वजह से वो अंडरग्राउंड हो गए, माने नहीं पानी है, नहीं बिजली की सहूलत है, नहीं सफाई है, बड़ा जुल्म है। रमज़ान एक बरकतों वाला महीना है, उसमें अगर पानी नहीं मिले, हमें वज़ू के लिए पानी नहीं मिले, बहुत जगहों पे इलाकों में फौतगी हो गई है तो वहाँ गुस्ल के लिए भी पानी नहीं है। बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है, इससे पहले मशरफ दौर में मंजूर हुई थी मेगा प्रोजेक्ट, अरबों रुपए वो ज़ाया हो गए, अभी फिर अरबों रुपए USAID के ताउन से ये स्कीम मिली है जो 2 साल में मुकम्मल करनी थी, आज 7 साल हो गए अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अगर वो कोई टांकी जो बनाई है वो अभी तक सीपेज हो गई हैं, सारी लीकेज हो गई हैं। अगर वो पानी सिर्फ 5 मिनट चलाते हैं सारा शहर डूब जाता है, जगह जगह से लाइनें जो हैं टूटी हुई हैं। बार बार एहतजाज की, हमें तो हैरत है USAID की मॉनिटरिंग टीम है वो क्या कर रही है। और एक कमीशन बना था, जस्टिस हमदानी साहब में आए थे, अमीर हमदानी, उन्होंने तो कहा था ये जानवर भी ये पानी नहीं पीते हैं। उन्होंने लेगून की डिज़ाइन गलत थी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी, बाकायदा कमीशन ने से कहा कि ये गलत काम हुआ है, इन लोगों को पानी की सहूलत दी जाए। पर अफसोस से कहना पड़ रहा है उस जस्टिस ने रिपोर्ट दी, आज तक वो उस इंक्वायरी जो ज़िम्मेदार थे ऑफिसर या उस टाइम के वो जो ज़िम्मेदार कंसल्ट ठेकेदार थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और ये शहर तबाह बर्बाद हो गया है। अमीर जमीतुल मसरा तरका जी जी, आप क्या देख रहे हैं इशू को? इशू ये है भाई, हमारे हम तो समझ रहे हैं हम भी चले जाएंगे, हमारे पीछे खानदान भी चलाएगा, फिर पानी मिले या न मिले अभी मिलने का कोई तवक्को नहीं है। अगर पानी आता है 8-7 दिन के बाद 2-3 घंटे, वो भी गटर सारे टूटे हुए हैं, नल के सारे टूटे हुए हैं, वो भी ख़राब पानी आता है। सही में अभी तो कोरोना है, कोरोना के सबब से जिससे बात करो वो बात ही नहीं करना, बोला हम कोरोना में फंसे हुए हैं, हम कोरोना में फंसे हुए हैं। हम दुकानदार जो शाही बाजार के हैं, हम तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं घर में बैठे हुए हैं। सुबह को कभी आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई ग्राहक आता है शटर ऊपर करके उसको देते हैं तो 8-7 पुलिस वाले आज ऊपर खड़े हो जाते हैं जैसे हम धाड़ेल हैं, हम चोर हैं। धाड़ेलों को भी नहीं पकड़ते हैं, आके धाड़ेलों जैसे फोटो निकालते हैं, ऐसे करते हैं। बाबा हमको भी 1 घंटा 1.5 घंटा तो दे दो, 2 महीने हम किधर जाएंगे? ये भी हमारे साथ जाती है। हम हुकूमत सिंध से करते हैं और शहरों में इतना सख्ती नहीं है जितना जे कम्बाल शहर में पुलिस का सख्ती है।
जी बिल्कुल, उन्होंने की बात सुनी। उन्होंने का ये कहना है कि फुल फोर जो है इसको हटाया जाए, जिससे हमें पूरा अमन ज़िंदगी गुजार सके। हम भी ये यहाँ जैकाबाद के शहरी हैं, हमारा यही मुतालबा है आला हुकाम से जो फुल फोर नोटिस लेकर इनके पुलिस के खिलाफ इंकार की जाए। जी जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह अड्डा सुई गैस में भी लॉकडाउन की होने की वजह से कपड़े की तमाम दुकानें बंद हैं और टेलर मास्टर्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली बलोच से। जी अली बलोच, बताइएगा कि हर साल की तरह जो टेलर मास्टर हैं उनका ईद का सीज़न होता है, लेकिन वो इस साल उनका क्या बंदोबस्त किया गया है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूम के करीब अड्डा सुई गैस में। यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से जो कपड़े की दुकानें वो बंद हैं, टेलर हज़रात शदीद परेशान है। हमारे साथ टेलर हज़रात मौजूद है, इसी हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से तो पूरा मुल्क परेशान है और कपड़े की दुकानें बंद होने की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से कपड़े की दुकानें बंद हैं तो कस्टमर हज़रात हमारे पास आ नहीं रहे, कपड़ा निकल नहीं रहा। तो हम अपील करते हैं आला हुकाम से कि कपड़े की दुकानें खुलवाई जाएँ ताकि कस्टमर हमारे पास आएँ, हम लोग रोज़ी करें, हमारा काम चल सके। और मज़ीद जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन खान साहब से अपील यही करना चाहेंगे कि ईद में चंद ही दिन रह चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपील करेंगे कि कुछ दिनों के लिए सही लॉकडाउन खोल दें कपड़े की दुकानें। चीन का यही कहना है कि आला हुकाम से हमारा अपील है जो कपड़े की दुकानें वो खोली जाए ताकि हमारा काम चल सके। जी बहुत शुक्रिया। एक जानिब तो अवाम हुकूमती इदारों और ज़िली इंतज़ामिया पर तनकीद करती नज़र आ रही है कि कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी हिफाजती इक़दामात नहीं किए जा रहे, जबकि दूसरी जानिब ओकाड़ा सब्ज़ी मंडी में लगाया गया डिसइंफेक्शन गेट लोगों के गुजरने का मुंतज़िर है। लोग गेट के अंदर से गुजरने की बजाय साइड से गुजर रहे हैं। तासीर हैदर से बात करेंगे। जी तासीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ओकाड़ा सब्जी मंडी में। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि इंतजामिया की जानब से जो है वो डिसइंफेक्शन गेट लगाया गया है, जो कि कोरोना वायरस के खतरात की जो है वो पेश नज़र लगाया गया है। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि मुझे काफ़ी देर हो गया यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन यहाँ से कोई भी जो लोग हैं जो मंडी में जा रहे हैं वो यहाँ से बिल्कुल भी गुजर नहीं रहे। और इंतजामिया की जानब से ये एक अच्छा कदम था। अवाम एक जानब तो है जो हुकूमत पर तनकीद करती है कि हुकूमत की जानब से कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए जा रहे, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये जो हुकूमत की जानब से इंतजाम किए गए हैं, अवाम इस पर भी जो है वो बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रही। मज़ीद जो है कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियों से भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। उनसे भी यही को हासिल करेंगे कि अवाम जो है वो हुकूमत से तो बारहा ये अपील करती है, ये मुतालबा करती है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए, लेकिन आज उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा आप बताएं, आपने ये देखा कि यहाँ पे जो है हुकूमत की जानिब से गेट लगाया गया, लेकिन यहाँ से आवाम नहीं गुजरी, साइड से गुजरी है, आपके इस हवाले से क्या कहना है? आपने भी अभी देखा, आपको काफ़ी देर यहाँ पे हुए खड़े हुए, आप देख रहे हैं। अवाम को चाहिए कि अगर इंतज़ामिया उनके साथ कोऑपरेट कर रही है इस तमाम मुश्किल की घड़ी में, तो अवाम को भी चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करे। अगर इंतज़ामिया उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो उनको चाहिए कि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिसइंफेक्टिंग गेट तो लगा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी खड़ा हुआ है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो अवाम को कब से इस चीज़ को जो है वो बावर करवा रहा है कि आप इसमें से गुजरे, आप ही का फ़ायदा। लेकिन अवाम पता नहीं, या तो ये डरती है, ये पता नहीं क्या चीज़ है उनमें से, ये क्या इनके दरमियान एक तशवीश है कि वो इसमें से गुजर नहीं रहे। लोग जो है वो दूसरे गेट से गुजरे हैं और दीगर रास्ते जो वहाँ से गुजरे हैं। तो अवाम को चाहिए कि अगर इंतज़ामिया उनके साथ सपोर्ट कर रही है उनको, तो ये भी अपनी जो है हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले और थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त के साथ काम ले। जी बिल्कुल, अवाम को भी यही चाहिए कि अगर इंतज़ामिया जो है उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है और कोरोना वायरस के पेश नज़र अवाम के जो है लिए उन्होंने जो है डिसइंफेक्शन गेट लगाया है, तो अवाम को चाहिए कि वो इसी में से गुजरे और उसके साथ साथ जो है वो हुकूमत के साथ जो है और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें और दफ़ा 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी करने से बाद आएँ और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। जी लाहौर से खबर शामिल करें। आपको बताएंगे थाना कहना पुलिस दहशत की इलामत बन चुका है। कहना की तारीख में पहली बार सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ताजिर बरादरी और उलमा कराम भी इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। सैयद साजिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। लाहौर का मॉडल थाना काना की पुलिस दहशत की अलामत बन गई। बासर एसएचओ अतीक डोगर की गुंडागर्दी परवान चढ़ गई। काना की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ताजर तंजीमें और उलमा इकराम भी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस की बारी नफरी ने मलक खालिद जवैया के घर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होकर तशद्दुद का निशाना बनाया और दहशत फैलाते हुए मतअद्दद अफराद को थाना में घसीटते हुए तशद्दुद करते हुए ले जाया गया। अवामी एहतजाज
مرض پر انکوائری کمیٹی تو بنا دی گئی لیکن پولیس افسران کی جانب سے SHO عتیق ڈوگر کے خلاف تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی. چونکہ وہاں پہ SHO نے سارے بندے 25 سے 30 لوگ میرے گھر میں. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ کوٹ مٹھن میں یوم آزادی صحافت کے موقع پہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پریس کلب کے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پہ ان شہید صحافیوں کو سلام پیش کیا گیا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں کی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. افضل ملتانی کی یہ رپورٹ دیکھیں. زندہ باد آزادی صحافت، زندہ باد، زندہ ہے زندہ ہے، زندہ ہے. 3 مئی میں صحافت کے موقع پر کوٹ مٹھن پریس کلب میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پریس کلب کے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ان شہید صحافیوں کو سلام پیش کیا گیا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں کی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس موقع پر صدر پریس کلب روس سلیم رضا اور جنرل سیکرٹری عامر تھیم نے اپنا مشترکہ بیان میں کہا کہ وطن عزیز میں یہ مقدس فریضہ انجام دینے والے ملک بھر کے صحافیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد، محبت، روادانی اور یگانیت پیدا کریں اور اس مقدس پیغمبرانہ پیشہ صحافت سے ایسی کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے دور رکھیں جن کی وجہ سے صحافت بدنام ہو رہی ہے. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. آج 3 مئی یوم صحافت، آزادی صحافت کا دن ہے. میں تمام صحافی برادری خصوصاً پورے پاکستان کی صحافی برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آزادی صحافت کا دن ہے. آپ مل بیٹھ کے تمام صحافی برادری اس ملک کو قوم کے لیے اچھا کریں، اچھی مثبت صحافت کریں تاکہ ملک ترقی کر سکے. 3 مئی یوم صحافت کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی صحافی برادری کے بارے میں سوچنا چاہیے. جس طرح دوسرے لوگ متاثر ہیں، صحافی برادری بھی اس موقع پر کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے. بند کمروں کی صحافت میرا منشور نہیں، جو بات کہوں گا سرے بازار کہوں گا. تم رات کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کے اخبار کی سرخی میں ملوں گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضل ملتانی، سٹار ایشیا نیوز، کوٹ مٹھن. آپ کو بتائیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا نہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا جاتا ہے بلکہ جسمانی طاقت کی بحالی کا بھی ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے. لیکن رمضان کی آمد ہوتے ہی سمندری میں بھی کھجور غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے. میاں زاہد حنیف رپورٹ کریں گے. کھجور سے روزہ افطار کرنا نہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ جسمانی طاقت کی بحالی کا بھی ایک لازمی جز ہے. لیکن رمضان کی آمد ہوتے ہی کھجور غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. کھجور رمضان المبارک میں افطار کا اہم جز ہوتی ہے. مسلمان کھجور سے روزہ کھولنا افضل سمجھتے ہیں لیکن رواں سال کھجور کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ دیکھ کر شہریوں کے لیے کھجور سے روزہ افطار کرنا خواب بن گیا. اسی حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جس کھجور کی قیمت 180 روپے کلو تھی وہی کھجور رواں سال 400 روپے کلو فی فروخت کی جا رہی ہے. دکانداروں نے کھجور کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کہا کہ ایران کا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کھجور کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ ہوا ہے. کیمرامین عمر جٹ کے ساتھ میاں زاہد حنیف، سٹار ایشیا نیوز، سمندری. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے ریسکیو 1112 کی جانب سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد کی زیر قیادت انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا جس میں ریسکیو سیفٹی آفیسر عامر رشید، کنٹرول روم انچارج مغیث خان سمیت دیگر ریسکیو افسران نے شرکت کی. آپ کو بتائیں کہ میونسپل کارپوریشن اوکاڑا نے 3 مارکیٹوں کی سینکڑوں دکانوں کو سیل کر دیا. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اوکاڑا فدا افتخار میر کا کہنا تھا کہ کارپوریشن کی ملکیتی دکانیں جو کرائے پہ ہیں ان کو مفاد عامہ کے لیے سیل کیا گیا ہے. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمے سے منظوری لیے بغیر کوئی دکاندار دکان نہیں کھول سکتا.
آپ کو بتائیں کہ دسترخوان کی جان غذائیت سے بھرپور شیریں پھل کھجور لیاقت پور میں ماہ سیام شروع ہوتے ہی کھجور کی قیمت میں 50% تک اضافہ کر دیا گیا۔ غذائیت سے بھرپور شیریں پھل کھجور ماہ سیام میں افطار دسترخوان کی جان ہوتی ہے۔ لیاقت پور میں کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد پاک ایران بارڈر بند ہونے سے کھجور کے تاجر کھجور امپورٹ نہ کر سکے۔ خبر شامل کریں صادق آباد سے۔ آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں 2 دن میں بجلی کی بوسیدہ تاریں 3 معصوم جانیں نگل گئیں۔ ورثاء نے لاشیں قومی شاہراہ پر رکھ کر ٹریفک بلاک کر دی اور میپکو کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ 8 سالہ یاسر اور 12 سالہ محمد سعید گلی میں بارش کے دوران کھیل رہے تھے کہ اچانک بجلی کی تاریں ان پہ جا گریں، جس پر دونوں بچے موقع پہ ہی دم توڑ گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔